हेलो स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में हम कई टॉपिक्स पढ़ चुके हैं और बार बार मैं आपको समझा चुका हूँ कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो आइए अब उस पर डेडिकेटेड एक टॉपिक देखते हैं कि बुक में उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। यानी व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण क्या है। इन द पास्ट 2-3 डिकेड्स, मतलब पिछले के अगर हम 20 और 30 सालों का दौर देखें तो हम देखते हैं कि एमएनसीज, जिनके बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि क्या होती हैं, यानी ऐसी कंपनीज, ऐसे बड़े बड़े कॉरपोरेशंस जिनका कारोबार अपनी कंट्री के अलावा कई और देशों में चलता है। कैसा कारोबार? प्रोडक्शन का, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि एमएनसीज के पास ह्यूज वेल्थ होती है और कई डेवलपिंग कंट्रीज से भी ज़्यादा इनके पास, गवर्नमेंट से भी ज़्यादा इनके पास पैसा होता है। तो ये एमएनसीज तलाश में रहती हैं कि दुनिया भर में हमें ऐसे जगहों पे जाना है, ऐसे लोकेशंस पे जाना है जो उनके प्रोडक्शन के लिए चीप साबित हो। और चीप क्या? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। लैंड सस्ती मिल जाए, लेबर सस्ता मिल जाए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ फेवरेबल हो। और चूँकि इनका कारोबार करोड़ों और अरबों में होता है तो ये टैक्स भी देती हैं। इसलिए जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो इन्हें इनवाइट भी करती हैं, भाई हमारे यहाँ आइए और हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ लगाइए, हमारे यहाँ फैक्ट्रीज लगाइए, हमारे यहाँ प्रोडक्शन करिए। और आप जानते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर 0.1% का भी अंतर आता है या 2% का भी अंतर आता है तो कितना ज़्यादा फ़र्क वो करोड़ों में दिखता है। और एमएनसीज का जो टारगेट होता है, किसी भी प्राइवेट कंपनी का टारगेट होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। तो एमएनसीज दुनिया भर में तलाशती रहती हैं ऐसी जगहें जहाँ पर उनका प्रोडक्शन चीप हो सके। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। यानी हमारे देश के अलावा कोई बाहर देश की कंपनी या एमएनसी या कुछ भी पैसा डायरेक्ट हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट होता है तो उसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। दूसरे देशों के द्वारा पैसा लगाया गया हमारे देश में, उसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये पैसा कहाँ लगाया जा सकता है? ये पैसा हम पिछले ट्यूटोरियल में, उससे पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ते चले आ रहे हैं कि वो किस प्रकार से इंटरलिंक करती हैं अपने प्रोडक्शन को, वहाँ वो इन्वेस्ट करती हैं। अपने प्रोडक्शन को स्प्रेड करती हैं, वहाँ वो इन्वेस्ट करती हैं। तो पिछले ट्यूटोरियल्स को आप देख सकते हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एमएनसीज के द्वारा बढ़ रहा है, इंडिया में भी ऐसा ही है। एट द सेम टाइम, और साथ ही साथ फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज़ हैज़ बीन राइजिंग रैपिडली, और फॉरेन ट्रेड भी बढ़ रहा है। फॉरेन ट्रेड भी हम समझ चुके हैं कि कंट्रीज़ और कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड होता है, यानी लेन देन होता है सामान का, सर्विसेज का, उसे हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं। अब मान लीजिए इंडिया है और दुनिया भर के देश हैं, तो इंडिया का इन कंट्रीज़ से जो भी ट्रेड होगा वो फॉरेन ट्रेड कहलाएगा। अब इसी फॉरेन ट्रेड में एमएनसीज भी हैं। इसी वजह से जो फॉरेन ट्रेड है उसका ज़्यादा हिस्सा, यानी काफ़ी कुछ हिस्सा एमएनसीज के कंट्रोल में चलता है। उदाहरण के लिए कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो फोर्ड मोटर्स को हमने एग्जांपल पढ़ा था इंडिया में, वो सिर्फ प्रोडक्शन इंडिया में कार का करती है तो सिर्फ इंडियन मार्केट्स के लिए नहीं करती है। मतलब अगर इंडिया में फोर्ड कार प्रोडक्शन कर रही है, कार बना रही है, तो वो सिर्फ इंडिया में बिकने के लिए नहीं है। इंडिया में बनी कारें, मतलब एक बाहर की कंपनी आके भारत में कार प्रोडक्शन स्टार्ट करती है। ये जॉइंट प्रोडक्शन था, आप पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ चुके हैं। और वो कार प्रोडक्शन सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, बाहर की कंपनी इंडिया में आती है और कार बना बना के विदेशों में फिर भेजती है। इसलिए इनको एमएनसी कहा जाता है। इनका प्रोडक्शन प्रोसेस कई देशों में चलता है। इट आल्सो एक्सपोर्ट्स कास्ट अदर डेवलपिंग कंट्रीज़, और डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी कारें बेचती हैं। ये कहाँ बनी होती हैं कारें? इंडिया में बनी होती हैं। अच्छा, बनी बनाई कार के अलावा कार कंपोनेंट्स भी एक्सपोर्ट करती हैं फॉर इट्स मैनी फैक्ट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, है ना। जैसे इंडिया में तो इनका बड़ा कारखाना है, यानी कि यहाँ पर ये कार प्रोडक्शन करती हैं, फाइनल कार बना देती हैं। तो फाइनल कार बनाने का मतलब ये है कि यहाँ पे कंपोनेंट्स भी बनते होंगे। अब पता चला कि कुछ देशों में फोर्ड कंपनी के कार्यालय हैं, अब वहाँ पे वो किस प्रकार से प्रोडक्शन को इंटरलिंक कर रही हैं, वहाँ पे वो फाइनल कार प्रोडक्शन यहाँ के कंपोनेंट्स की मदद से करती हैं। मतलब जितना ज़्यादा कारोबार इन्होंने इंडिया में फैलाया हुआ है, उतना ज़्यादा कारोबार उन कंट्रीज़ में नहीं है जहाँ पे इनके प्लांट्स हैं। वो फाइनल कार का प्रोडक्शन सारे कंपोनेंट्स बना के वहाँ पे नहीं करती हैं, बल्कि वो यहाँ से कंपोनेंट्स, पार्ट्स की असेंबली करके तैयार करती हैं। और उसकी वजह आप जान चुके हैं क्या? चीप प्रोडक्शन। लाइकवाइज एक्टिविटीज़ ऑफ मोस्ट एमएनसीज, इसी प्रकार से अगर एमएनसीज की एक्टिविटीज़ को देखें तो इन्वॉल्व सब्सटेंशियल ट्रेड, मतलब काफ़ी हद तक जो नज़र आता हो, दैट इज़ कॉल्ड सब्सटेंशियल। इन्वॉल्व गुड्स एंड आल्सो सर्विसेज। तो फॉरेन ट्रेड में एमएनसीज का प्रोडक्शन के साथ साथ जो उनकी ट्रेड एक्टिविटीज़, उनमें गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन काफ़ी ज़्यादा शामिल होता है। अब उदाहरण के लिए अगर हम एक्सिस बैंक को लें, ओके, अब ये क्या है? ये सर्विस प्रोवाइडर है और एमएनसी है, कई देशों में सर्विस प्रोवाइड करती है, बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज। और गुड्स तो आप जानते हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है, एमएनसीज इन्वॉल्व है।
द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखिए भाई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तभी हो सकता है जब दूसरे देश की कंपनी आती है, जैसे इंडिया है, तो इंडिया में आएगी तभी जब यहाँ की गवर्नमेंट उसे परमिशन देगी। ओके, तो यहाँ की कंपनियाँ यहाँ पैसा लगाएंगी, दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और फॉरेन ट्रेड में गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन होता है, मतलब कंपनीज आके हमारे यहाँ सामान बेचती हैं, वो आपको फॉरेन ट्रेड हो गया। तो फॉरेन ट्रेड का ही एक पार्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बिना पैसा लगाए वो कैसे यहाँ पे सामान बेच पाएंगे? अरे उन्हें कुछ तो यहाँ पे अपना स्टाफ डेवलप करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट अगर आपको अभी भी समझ में ना आया हो तो पैसा लगाना मैं इसे बार बार बोल देता हूँ। मान लीजिए आपको क्लास में एक प्रोजेक्ट मिला है और आप 2 लोग मिलकर प्रोजेक्ट को बना रहे हो, तो उस प्रोजेक्ट में पता चला 10,000 का खर्चा आया। वो 10,000 जो आपने अपनी जेब से लगाया ना, वो आपने इन्वेस्ट किया उसके अंदर। कल को मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाता है और मार्केट में कंपनियां उसे लेने को, अडॉप्ट करने को तैयार हो जाती हैं कि भाई हम इस पर काम करेंगे, आप कितना पैसा चाहते हो हमसे? तो आपने कहा भाई हमें 10,000 लगा था, आप हमें 50,000 दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है 50,000 ले लो। भाई उन्हें प्रोजेक्ट पसंद आया, उन्हें लगा कि हम इससे करोड़ों कमा सकते हैं। तो आपका जो पैसा लगा था वो आपका इन्वेस्टमेंट था, और 50,000 में से 10,000 घटा दीजिए, 40,000 बचा, वो आपका प्रॉफिट हो गया। आप खुशी खुशी अपने दोस्तों में शेयर करोगे इसे, 2 लोग हैं, आधा आधा बांटेंगे अपने कंट्रीब्यूशन के अनुसार। तो इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होता है। तो जो फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसका जो परिणाम हमें देखने को मिल रहा है, मतलब ज़्यादा ज़्यादा फॉरेन ट्रेड, ज़्यादा ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसका परिणाम हमें देखने को ये मिल रहा है कि एक इंटीग्रेशन हमें देखने को मिल रहा है। किसका इंटीग्रेशन देखने को मिल रहा है? प्रोडक्शन एंड मार्केट्स अक्रॉस कंट्रीज़। अब देखिए फोर्ड का ही हम एग्जांपल लें तो फोर्ड कंपनी अमेरिका की है, इंडिया में आती है और यहाँ से बने प्रोडक्ट्स को कई जगह बेचती है। तो इसका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो इंटरलिंक हो रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है। और ये जो इंटीग्रेशन है इसे हम पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से मार्केट्स कनेक्ट होती हैं फॉरेन ट्रेड की वजह से, और किस प्रकार से प्रोडक्शन का भी इंटीग्रेशन देखने को मिलता है, इंटरलिंकिंग देखने को मिलती है कि एक ही कंपनी का दुनिया भर के कई देशों में प्रोडक्शन चलता है, और उसकी वजह से भी, मतलब एक ही कंपनी का प्रोडक्शन अगर कई देशों में चलेगा तो वो प्रोडक्शन भी एक प्रकार से इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन कहलाएगा। तो कनेक्टिविटी डेवलप हो रही है, एक कनेक्टिंग नेटवर्क डेवलप हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ पर आपको बुक से भी एक डेफिनेशन मिल जाती है कि ग्लोबलाइजेशन वास्तव में एक रैपिड इंटीग्रेशन है, बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ एकीकरण है, आपस में कनेक्ट होना, मतलब एक इंटरकनेक्शन है बिटवीन कंट्रीज़। तो कंट्रीज़ का कंट्रीज से कनेक्ट होना, दिस इज़ ग्लोबलाइजेशन, और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसमें एमएनसीज़ का बहुत बड़ा रोल है, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी। So globalization is the process of rapid integration or interconnection between countries. That is, globalization is the process of rapid connecting of countries, coming together of countries because of foreign trade and foreign investment. MNCs are playing major role in the globalization process, और MNCs इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका, एक मेजर रोल प्ले कर रही हैं इस ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में। और वही सब हम पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, है ना। अच्छा खासा फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना, फॉरेन ट्रेड तो होता ही होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें शामिल हैं जिन्हें हम एमएनसी कहते हैं, जिनके प्रोडक्शन डिफरेंट कंट्रीज़ में चलते हैं, वो भी इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में चलते हैं। और एक ही एमएनसी का कारोबार कई देशों में होता है, जिसकी वजह से कंट्रीज़ का प्रोडक्शन कनेक्ट होता है, मार्केट कनेक्ट होती हैं, और इस कनेक्टिंग ऑफ मार्केट में फॉरेन ट्रेड की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि इस फॉरेन ट्रेड के जरिए गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट होता है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। इट कनेक्ट द कंट्रीज़, दिस मूवमेंट, दिस फॉरेन ट्रेड कनेक्ट द कंट्रीज़। तो एमएनसीज़ का तो एग्जाम्पल हमें देना ही देना है कि एमएनसीज़ का रोल बहुत बड़ा है। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज, जो मैंने भी आपको बताया था। मैंने सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का एग्जांपल दिया था, आप कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी भी मूव करती है, इन्वेस्टमेंट भी मूव करता है। कैसा इन्वेस्टमेंट? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और टेक्नोलॉजी भी मूव करती है, जैसे आपने देखा था कि अगर फोर्ड ने, अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा से हाथ मिलाया है, जॉइंटली प्रोडक्शन कर रहे हैं वो लोग, तो फोर्ड की जो टेक्नोलॉजीज़ होंगी वो भी महिंद्रा को ट्रांसफ़र होंगी। आपका बेंचमेट है, आप बहुत तेज़ तो नहीं पढ़ने में, एवरेज है, और आपका बेंचमेट आपसे भी गया गुजरा है, आप चेंज करिए, यहाँ पे किसी तेज़ बच्चे को लेके आइए जो इंटेलिजेंट हो, पढ़ने में तेज़ हो, मैथ उसकी अच्छी हो, आपको अब आप देखिए उसके साथ बैठने का फ़ायदा आपको मिलेगा। अगर आप लर्निंग करना चाहोगे तो आपकी हेल्प करेगा, आपको सिखाएगा, आप उससे पूछोगे आपको बताएगा। तो संगत असर होता है अगर हम लोकल भाषा में ऐसे ही बोलें तो। और दूसरी चीज़, कंपनियां जब किसी देश में जाती हैं तो टेक्नोलॉजी लेके जाती हैं, और फिर जो वहाँ की जो डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं वो भी देखती हैं भाई हमें भी टिकना है तो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना है। जैसा माहौल बनता है लोग वैसे ही ढलने की कोशिश करते हैं। मोस्ट ऑफ द रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर इन क्लोजर कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। देखिए बहुत आसान भाषा में बताया गया है कि आज ये हालात है कि दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र, मतलब रीजन्स, मान लेते कंट्रीज़, आपस में क्लोजर कांटेक्ट में रहती हैं। वो आप समझ चुके हो, फास्टर मीन्स एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की वजह से ऐसा है। कांटेक्ट विद ईच अदर देन अ फ्यू डिकेड्स बैक।
पिछले 20 और 30 साल के पीछे भी अगर हम चले जाएं तो इंटीग्रेशन उतना तेज़ नहीं था, इतनी एमएनसीज भी नहीं थी इंडिया में अगर हम देखें तो आज क्लोजर कांटेक्ट में कंट्रीज़ रहते हैं, रीजन्स रहती हैं। अच्छा, जो मूवमेंट होता है गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, ये सब हम देख चुके हैं। इसके अलावा भी कुछ मूव करता है क्या? येस, बिसाइड द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी। फिर से आप देख लीजिए, मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये बड़ी बड़ी एमएनसीज के साथ जाता है जब वो दूसरे देशों में जाती हैं, ये सब लेके जाती हैं। देर इज़ वन मोर वे इन विच द कंट्रीज़ कैन बी कनेक्टेड। इसके अलावा भी कंट्रीज़ को जोड़ने का एक जरिया और है, दिस इज़ थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज़। समझे आप? यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज़ के बीच में हमेशा व्यापार ही नहीं होता, पब्लिक भी जाती है। आप जानते हैं ज़्यादातर ये टूर की वजह से होता है, मतलब टूरिस्ट बन के आते जाते हैं लोग। अब चूँकि रैपिड है, तेज़ हो रहा है, तो कंट्रीज़ के बीच में देखिए फॉरेन ट्रेड की वजह से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से गुड्स सर्विसेज का मूवमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी का मूवमेंट होता है। और लोग तो पहले भी जब ट्रेडर्स बन के एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज़ में जाते थे, लेकिन अब क्या है कि टूरिस्ट बन के भी लोग मूव करते हैं। इसकी वजह यही है, जो हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना, वो अवेलेबल है। अब यह है कि दूर के देश और इंडिया, तो इनके बीच में सिर्फ एयरवेज ही है जिसके ज़रिए जा सकते हैं, या पानी के जहाज़ के ज़रिए जा सकते हैं। तो उतना आसान नहीं है, सब लोग मूव नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ लिखा गया है कि पीपल यूजुअली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर इनकम। अच्छा, मैंने यहाँ पे टूर बताया था, इसके अलावा बेटर इनकम के लिए और बेटर जॉब्स के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए, ये भी अंडरस्टूड है कि लोग अगर अमेरिका में जाके बसना चाहते हैं तो एक तो वहाँ की फैसिलिटीज़, और लोग जाके वहाँ नौकरी करना चाहते हैं बेटर इनकम के लिए, और पढ़ना भी चाहते हैं बेटर एजुकेशन के लिए। लेकिन ये सबके बस की बात नहीं है। तो इन द पास्ट फ्यू डिकेट्स, तो पिछले कुछ डिकेट्स हम देखें, देयर हैज़ नॉट बीन मच इंक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ पीपल। तो लोग पहले भी जैसे आते जाते थे वैसे ही जा रहे हैं, इसमें तेज़ी देखने को नहीं मिली। हाँ, एमएनसीज़ के ऑपरेशन में हमें तेज़ी देखने को मिलती है, यानी कि इसलिए यहाँ लिखा गया है कि एमएनसीज़ का रोल बहुत बड़ा है। तो पीपल का मूवमेंट उतना नहीं है, पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं आया बिटवीन कंट्रीज ड्यू टू वेरियस रिस्ट्रिक्शंस। उसकी वजह यहाँ एक और ये बताई गई कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब जैसे भारत से अगर चाइना में जाना है तो क्या बहुत आसानी से आप जा सकते हो? नहीं जा सकते, आपको वीज़ाज़ लेना पड़ते हैं, यही बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन है। अब जैसे इंडिया ही मान लीजिए, अगर आपको नेपाल जाना है तो कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जाना है तो वीज़ा लेना पड़ेगा। इंडिया से श्रीलंका में भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। पड़ोसी देशों में चाइना और ये जो पाकिस्तान है, इनसे हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये था ट्यूटोरियल व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन टॉपिक पर बेस्ड। अब देखिए यहाँ पर कुछ पिक्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। वी हैव सीन ग्रेट इम्प्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन। और इसको समझने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एक समय बैलगाड़ी इस प्रकार से गाड़ियाँ चला करती थी, आज आपको दर्शन भी नहीं होंगे इनके। फास्टर मूविंग ट्रांसपोर्ट आपको देखने को मिलेगा जो ये ढुलाई का काम करता है, और इन्हीं व्हीकल्स में आपको एमएनसीज़ के भी व्हीकल्स मिल जाएंगे। तो ग्लोबलाइजेशन में बहुत बड़ा योगदान है ट्रांसपोर्ट का। अभी एयरवेज में जो ट्रैवल है वो महंगा है, अगर ये ट्रैवलिंग सस्ती हो जाए तो आप देखिए कितना लोगों का मूवमेंट भी शुरू हो जाएगा। लोग वीज़ा लेके जाना चाहेंगे, पासपोर्ट बनवाना चाहेंगे, क्योंकि बिना पासपोर्ट के वीज़ा तो मिलता भी नहीं है। तो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं अभी। देखिए यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं। अब जैसे मैं इसको पिकअप करता हूँ कि ग्लोबलाइजेशन बाय कनेक्टिंग कंट्रीज शैल रिजल्ट इन, तो कंट्रीज़ को कनेक्ट करते हुए ग्लोबलाइजेशन का असर क्या देखने को मिलेगा? जी हाँ, ग्रेटर कंपटीशन हमें प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक इमेज दी गई है ना, ग्लोबलाइजेशन इज़ फ़न। एमएनसीज़ के लिए फ़न है ये ग्लोबलाइजेशन मीन्स, क्योंकि उनके पास तो पैसा है, वो जाकर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में उस पैसे को लगाती हैं, अपना प्रॉफिट कमाती हैं, और इन्फ्लुएंशियल होती हैं काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी प्रभाव डालती हैं वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ की पॉलिसीज़ पर। और इनका बिहेवियर प्रीडेटरी होता है, मतलब जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको खा जाती हैं। खाने का मतलब ये नहीं कि मांस खाती हैं, मतलब उनके प्रोडक्शन को बंद करा देती हैं, क्योंकि वही चीज़ ये प्रोड्यूस कर रही होती हैं, सस्ते में प्रोड्यूस करती हैं, और ब्रांडेड कंपनीज़ होती हैं, जानी मानी कंपनीज़ होती हैं। तो उस कंट्री लेवल पे, लोकल लेवल पे जो धंधे चल रहे होते हैं वो ख़त्म होने की शुरुआत हो जाती है उनकी। अब उदाहरण के लिए अगर आप ऑनलाइन ही अगर आप टीवी मंगा लोगे, मोबाइल मंगा लोगे, तरह तरह की चीज़ें मंगा लोगे, तो आपके पड़ोस में मार्केट में जो दुकानें ये सब बेच रही हैं उनका क्या होगा जब आप यहीं से मंगा लोगे? तो वही चीज़ यहाँ पे है कि आप पूरी दुनिया में छा रहे हो, अपनी मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो, तो जो इम्पैक्ट है उस इम्पैक्ट की तरफ इशारा है कि किस प्रकार से जिनको इसके लाभ नहीं मिलते हैं, क्योंकि स्मॉल प्रोड्यूसर्स का कारोबार बंद होगा तो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे वो भी बेरोज़गार हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे इस लड़की को जो दिखाया गया है वो अच्छी हालत में नहीं दिखाया गया, इसका मतलब ये गरीब है बेचारी, तो इसको वो कारण मान रही है कि पहले हम सब मिलकर प्रोडक्शन कर लेते थे और आज तुम्हारी वजह से हम लोग खस्ता हाल हो गए हैं। तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन में ऑलरेडी हम एक टॉपिक पिकअप करेंगे आगे चल के, और यहाँ पर लिखा गया है कि बी केयरफुल दैट इज़ आवर वर्ल्ड। सावधान रहो, ये हमारी दुनिया है। हमारी दुनिया का मतलब सबको इस दुनिया में रहने का हक है, और ज़्यादातर संख्या हम लोगों की है,
तो हम लोगों की सुनी नहीं जाती है, वी कॉमन पीपल। और तुम बाहर से आए हो और हमारे देश में अपने ढंग से आप ऑपरेट कर रहे हो, क्योंकि देखिए कई डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो जो एमएनसीज होती हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन भी जल्दी नहीं लेती हैं, क्योंकि उन्हें उससे टैक्स के रूप में पैसा मिल रहा होता है। तो ये कार्टून इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन की तरफ इशारा है, उसे हम अगले टॉपिक में लेंगे। बस यहाँ समझ लीजिए आप कि यहाँ पे देखिए आवर थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में छपा है, मतलब ये दुनिया हमारी है, मतलब आप हमारे देश में आए हो, मतलब इट इज़ आवर कंट्री, इट इज़ नॉट योर्स कंट्री। और यहाँ पर तुम यहाँ के सिस्टम से खिलवाड़ कर रहे हो, यू आर प्लेइंग विद। तो वास्तव में इसका कहने का मतलब ये है कि इस पृथ्वी पर हम कॉमन लोग रहते हैं और तुम अपने ढंग से अपने प्रॉफिट के कारण यहाँ के सिस्टम से आप छेड़छाड़ करें। उदाहरण के लिए पानी में जो भरी बोतलें होती हैं, अब देखिए भारत में कितने ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर शॉर्टेज है, लेकिन अगर आप मार्केट में जाते हो तो आपको पानी में भरी बोतलें मिल जाएंगी। जो ड्रिंक्स बेचती हैं, चाहे कोको कोलाज के प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो पेप्सी के प्रोडक्ट्स हों, या कि एक प्रकार से जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज उनको एक्सप्लॉइट भी करती हैं, जिससे इन्वायरमेंटल कंसर्न बनता है। गरीब मुल्कों में कई मुसीबतों की जड़ भी इन्हें माना जाता है। दैट इज़ वाई ये कार्टून यहाँ पे दिखाया गया है। ये ट्यूटोरियल नहीं खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। स्टडी वेल टू स्कोर वेल।